हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो जैसा कि आपको पता है, टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने स्टार्ट की है, जिसके अंदर आपके टॉपिक वाइज हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ज़्यादा चांस रहता है, प्रोबेबिलिटी रहती है कि पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही मैं यहाँ पर लूँ, और अगर पीवाईक्यू नहीं भी है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, वो आने के चांस आपके ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बीएससी 6 सेमेस्टर के अंदर मैंने टॉपिक लिया न्यूमेरिकल एनालिसिस का लिया, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, टोटल 3 पार्ट में वीडियो आ चुकी हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने न्यूमेरिकल एनालिसिस का कोई भी पार्ट मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप हमारे रिमेनिंग जो वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं। ठीक है, आज टॉप 20 एमसीक्यू सीरीज के अंदर 4th वीडियो होने वाली है बीएससी 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए, और आज का जो हमारा टॉपिक रहना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रहने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोग डिटेल्ड में हमारा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे पेपर 2 मैंने पाठक क्लासेस ऐप पे लॉन्च किया है, तो ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस कोर्स का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पेपर 2 के नाम से अलग मैंने बैच लॉन्च किया, जिसके अंदर न्यूमेरिकल एनालिसिस और ऑपरेशन रिसर्च टॉपिक हैं, बिल्कुल सारे चैप्टर्स कंप्लीट करा के रखे हैं। ठीक है, अगर आप लोग कंबाइंड कोर्स परचेज करना चाहते हैं जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों एक साथ मिल जाएंगे, जिसमें पेपर 1 के अंदर पार्ट ए मैट्रिक स्पेस है, पार्ट बी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, पेपर 2 के अंदर पार्ट ए न्यूमेरिकल एनालिसिस है, पार्ट बी ऑपरेशन रिसर्च है। तो ये 4 बुक्स हैं, चारों बुक्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कराई हैं। ठीक है, तो आप अगर डिटेल में सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बैच का भी लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के परचेज करने के बाद आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का रहने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और साथ ही साथ जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, इफ़ W इक्वल टू यू प्लस आइटा वी। ठीक है, तो W हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन fx पढ़ा आप लोगों ने, ऐसे ही हमारे पास ये fz, अगर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर fz कोई भी है तो इसको जनरली हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब W भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया तो सिंपल है, इसका भी रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, तो इस W को क्या लिखते हैं हम, u प्लस आयोटा v लिखते हैं। ठीक है, जहाँ पर ये जो u होता है ये रियल पार्ट होता है। ठीक है, ये रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट ऑफ W, और ये जो v होता है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ W। ठीक है, तो ये रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। आई होप ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, और पता होगी भी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया कॉची रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होंगी। तो कॉची रीमान डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है del u ओवर del x इज इक्वल टू del v ओवर del y, और सेकंड क्या होती है del u ओवर del y इज इक्वल टू माइनस del v ओवर del x। इसको शॉर्ट में एक और नोटेशन से लिखते हैं, u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल क्या हो जाता है, ux हो जाता है, v का पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में कैसे लिखते हैं, vy से। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे, ये uy इज इक्वल टू माइनस vx। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आपको कॉची रीमान इक्वेशन लिखी दिखाई पड़ सकती हैं ऑप्शंस के अंदर, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर 2 del u ओवर del x इज इक्वल टू del v ओवर del y, del u ओवर del y इज इक्वल टू माइनस del v ओवर del x, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया, द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो x प्लस आइटा y के फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो उसकी जो पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू आर ई की पावर आई थीटा। ठीक है, तो r कैसे निकालते हैं, ये थीटा कैसे निकालते हैं, बस 2 चीज़ें निकाल लीजिए, पोलर फॉर्म आ जाएगी आपके पास। ठीक है, r क्या होता है हमारे पास, r इज इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है, -5, तो -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस बाई कितना है 5 इमेजिनरी पार्ट, तो इसका भी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 50, अंडर रूट 50 का आंसर कितना होगा 5√2। तो r की वैल्यू तो आपके पास निकल के आ गई। अब बात करते हैं ये थीटा,
तो ये थीटा कैसे निकालते हैं, तो थीटा इक्वल टू होता है सबसे पहले हमारे पास, पहले हम अल्फ़ा निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम, अल्फ़ा। सबसे पहले अल्फ़ा निकालेंगे तो ये होता है tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, ठीक है, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए होगा इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो r की वैल्यू कितनी आई है, r की वैल्यू आई है 5√2, इसको साइड में मैंने लिख लिया। अब इस पे आ जाते हैं अल्फ़ा पे, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, बाई की वैल्यू कितनी है 5 और x की कितनी है -5, तो tan इनवर्स -1 आएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का π/4, ठीक। tan इनवर्स -1 का मतलब -π/4। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये -x प्लस आइटा बाई टाइप से लिखा है, और ये किस प्लेन में लाई करता है, आपको किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपको पता होना चाहिए। ये हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये जो जेड नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए, जेड में लाई करेगा, माइनस और प्लस, यानी कि एक्स एक्सिस निगेटिव में, बाई एक्सिस पॉजिटिव में, ठीक है। तो माइनस प्लस वाला जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक रूल पढ़ाया है आपको, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर हमारे पास यहाँ पर ये अल्फ़ा है, ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, तो सॉरी अल्फ़ा है, तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होगा, थीटा क्या होता है पाई माइनस अल्फ़ा, क्या होता है ये पाई माइनस अल्फ़ा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फ़ा है तो इसके जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा हो जाएगा थीटा की वैल्यू। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इसका निगेटिव ले लेंगे तो माइनस ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस पाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यूज होती हैं अलग अलग क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होगा, ये थीटा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फ़ा, इसको लगा दीजिए आप tan इनवर्स, मॉडुलस लगा दीजिए यहाँ पर। तब जब मॉडुलस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/4, तो इसका आंसर कितना आएगा 3π/4, ठीक है। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3π/4। तो यहाँ पर फाइनली जो निकल के आएगा पोलर फॉर्म, ठीक है। तो देखिए पोलर फॉर्म क्या होगी आपके पास, z इक्वल टू आर, आर कितना है 5√2 e⁻⁻⁴, ठीक है। ये हमारे पास पोलर फॉर्म होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा, e⁻3i⁴, ठीक है। तो ये हमारे पास पोलर फॉर्म इस तरीके से निकाली जाती है। आपको पता होना चाहिए किस क्वाड्रेंट में थीटा क्या होगा, ठीक। तो ये चारों क्वाड्रेंट का मैंने बता दिया थीटा कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अल्फ़ा ही निकालते हैं, बाद में थीटा निकाला जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आर्ग्यूमेंट, ये देखिए यहाँ पर लिखा है आर्ग्यूमेंट जेड प्लस आर्ग्यूमेंट जेड कंजुगेट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता होना चाहिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई होता है, जेड कंजुगेट एक्स माइनस आइटा वाई होता है, ठीक है। और एक और प्रॉपर्टी आपको पता होगी, जैसे लॉग की प्रॉपर्टी होती है वैसे यहाँ पे कुछ होता है, जेड इंटू जेड कंजुगेट इज इक्वल टू क्या होता है, ये आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड कंजुगेट, ठीक है। अगर प्रोडक्ट में लिखा है तो बाहर आर्गूमेंट निकल के ये प्लस में चला जाता है। और जेड इंटू जेड क्या होता है, जेड इंटू जेड कंजुगेट क्या होता है, जेड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्गूमेंट ऑफ जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, आर्गूमेंट जेड स्क्वायर के इक्वल। अब जेड स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जेड की वैल्यू आपको पता है, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जेड जेड कंजुगेट इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये मॉड जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले मॉड जेड की वैल्यू निकाल लो, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो मॉड जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और ये इसका होल अप स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली ये एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर है, जो कि एक प्योरली रियल नंबर है, यानी कि इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, जीरो, तो आई इंटू जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर जीरो हो गया है, ठीक। और हमें क्या निकालना है, ये जो निकला है इसका हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ मॉड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ठीक है। इसका आर्गुमेंट निकालना है। आर्गुमेंट का मतलब होता है यहाँ पर थीटा, ठीक है। अब थीटा कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स, कैसे निकालते हैं, tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स। तो tan इनवर्स, और बाई तो यहाँ पर जीरो आ रहा है,
ठीक है। बाई का मतलब इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी तो यहाँ पर जीरो आ रहा है तो 0 करेंगे जीरो ही आ जाएगा, तो tan इनवर्स जीरो की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। तो फाइनली आर्गुमेंट मॉड जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, इफ़ जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट, तो जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू x माइनस आयोटा वाई, ये हमें गिवन में, x से x कैंसिल हो जाएगा तो सिंपली क्या बचेगा, ये 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा। 2 आयोटा वाई इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, बाई इज इक्वल टू जीरो। तो बाई हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता, अगर बाई ही जीरो हो गया इट मीन्स इमेजिनरी है ही नहीं इसमें, तो ये प्योरली रियल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये प्योरली रियल, ठीक है। तो ये प्योरली रियल हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन W इक्वल टू FZ टू बी कन्फॉर्मल। ठीक है, तो कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, W फंक्शन वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, ये बोला हार्मोनिक होना चाहिए, तो हार्मोनिक फंक्शन भी वही होता है जो एनालिटिक हो, तो सिंपल सी बात है एनालिटिक है तभी वो कन्फॉर्मल होगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए, एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अ पॉइंट एट विच अ फंक्शन FZ सीजेस टू बी एनालिटिक, तो ये बोला एक ऐसा पॉइंट बताओ जिस पॉइंट पे FZ एनालिटिक नहीं रहता, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे। सपोज दैट हमने Z इज इक्वल टू एक A पॉइंट लिया, तो ये FA क्या होगा, नॉट एनालिटिक। इस FA पॉइंट पे ये नॉट एनालिटिक है, एनालिटिक नहीं, यानी कि सीजेस टू बी एनालिटिक, यहाँ पर सीज हो जाता है, ये एनालिटिक नहीं रहता। तो यही Z इज इक्वल टू A पॉइंट को क्या बोलेंगे, तो इस पॉइंट को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर पॉइंट, और इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, सिंगुलैरिटी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलैरिटी होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे आर्गूमेंट ऑफ Z0, तो आर्गूमेंट Z0 का मतलब है 0 प्लस आयटा 0। ठीक है, 0 प्लस आयटा 0। अब 0 एक प्योरली रियल नंबर भी है और हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अगर 0 को हम प्योरली रियल नंबर कंसीडर करके चलें तो ये क्या हो जाएगा, आर्गूमेंट 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग करोगे फाइनली वो 0 ही आएगा, तो इसका आर्गुमेंट भी हमारे पास क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला, तो आर्गुमेंट ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, इफ़ अ फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट Z इज इक्वल टू Z नॉट देन Z नॉट इज कॉल्ड। आपको पता है अभी मैंने Z इज इक्वल टू A पॉइंट लिया, यहाँ पर Z इज इक्वल टू Z नॉट पॉइंट ले लिया, तो इस Z नॉट पॉइंट पे अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं है तो इस Z नॉट पॉइंट को बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं, तो ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2, तो ये प्रॉपर्टी होती है, क्वेश्चन नंबर 1 शायद 2 में बताया भी था। तो Z1 Z2 इज इक्वल टू जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। अगर यही हमारे पास आर्गुमेंट Z1, ठीक है, Z1 अपॉन Z2 लिखा होता तो ये कैसे ओपन होता, तो ये हो जाता आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 हो जाता। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, नंबर 1 नंबर 2, तो क्या हो जाएगा आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो ये बोल रहा है मॉड ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये मॉड ओपन हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मॉड Z1 Z2। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 भी सही है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में मॉड Z1 प्लस Z2, ठीक है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है, तो ये हमेशा लेस देन होती है मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, लेस देन इक्वल टू होता है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी में अगर यहीं पे माइनस कर दिया जाए तो माइनस में ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। तो देखा जाए यहाँ पर चारों ही हमारे पास ट्रू हैं। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी चाहिए, थ्योरम भी होती हैं ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट Z कंजुगेट, तो ये क्या आ रहा है आर्गुमेंट ऑफ Z, ठीक है, आर्गुमेंट Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z कंजुगेट, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको पता है ये बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, आर्गुमेंट Z1 सॉरी Z कंजुगेट
और पता है आपको आर्गुमेंट जेड इंटू जेड कंजुगेट किसके इक्वल होता है, आर्गुमेंट ऑफ मॉड जेड स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, मॉड जेड स्क्वायर। और मॉड जेड स्क्वायर प्योरली रियल नंबर होता है, यानी कि वहाँ पर इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। अब tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट होता है, तो tan इनवर्स जीरो अपॉन समथिंग जीरो हो जाता है। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, जीरो आना चाहिए, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शन के यहाँ पे अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ऑप्शन को चूज करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस में कुछ और दे रखा है, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ठीक है, अगर इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो हमारे पास देखिए जो z होता है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम, यहाँ पर r ये होता है cos थीटा प्लस i साइन थीटा, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट जीरो का मतलब है r साइन थीटा, यही तो इमेजिनरी पार्ट हुआ, ये इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर r तो जीरो हो नहीं सकता, तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, साइन थीटा कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, ये 2n पाई पे होता है, साइन जीरो पे होता है, साइन 2 पाई 4 पाई, तो ये क्या हो जाएगा साइन 2n पाई, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई, तो 2n पाई पे ये हमेशा जीरो ही वैल्यू देगा, ठीक। तो आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसका 2n पाई भी होगा, और जीरो तो होगा ही। तो एक क्वेश्चन में जीरो ऑप्शन थे तो उसके अकॉर्डिंग जीरो टिक किया, यहाँ पे 2n पाई n पाई बाई 2 और n पाई आ रहा है, पहला ऑप्शन यहाँ पर n पाई है, ठीक है। तो अगर पाई के अकॉर्डिंग पूछ रहा है तो यहाँ पर 2n पाई आएगा, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। इफ़ z इजिकल टू एक्स प्लस आइटा वाई देन z इंटू जेड कंजुगेट। तो ये बोल रहे z इंटू जेड कंजुगेट का मतलब क्या होता है, मॉड जेड स्क्वायर, ठीक है, मॉड जेड स्क्वायर। और मॉड जेड की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। तो सिंपली क्या बचेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है किसके इक्वल होगी। तो मॉड Z1 प्लस Z2 का होल ऑफ स्क्वायर, इसका बाय प्रॉपर्टी आइडेंटिटी ओपन करेंगे तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2, ठीक है। फिर वहीं पे अगर हम Z1 माइनस Z2 इसका ओपन करें तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 टाइम्स मॉड Z1 मॉड Z2, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को क्या कर दिया जाए, ऐड, तो ऐड करने पे यही LHS वाला पार्ट मिलेगा हमको, LHS, ठीक है। तो LHS लिख दीजिए यहाँ पर, LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ये हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर, ठीक है, 2 टाइम्स मॉड Z1 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर, ठीक है। 2 हमने कॉमन ले लिया और ये दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो बना देंगे। तो फाइनली जो आंसर आएगा 2 टाइम्स Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर के इक्वल आएगा। ऑप्शन यहाँ पर मेंशन नहीं किए, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था इसलिए मैंने सॉल्व करके बता दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। द इक्वेशन Z माइनस 1 इज इक्वल टू Z प्लस आइटा रिप्रेजेंट्स। तो इस इक्वेशन ये क्या रिप्रेजेंट करती है, लाइन को रिप्रेजेंट करती है या फिर सर्कल को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सर्कल है, ठीक है। जो फोर्थ ऑप्शन है सर्कल का है, ठीक है, सर्कल थ्रू ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन। तो ये चीज़ पता करनी है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। तो यह है Z माइनस 1 और Z माइनस आयोटा, क्या है, मॉड Z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड Z माइनस आयोटा। एक बार फिर से चेक कर लें क्या यही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में प्लस आयोटा है, ठीक है, तो फिर से थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ये प्लस का आयोटा है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। तो Z का मतलब क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 को एक तरफ लिख लीजिए, ठीक है, x माइनस 1 प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आयोटा वाई। तो x प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा, तो ये बचेगा यहाँ पर 1 प्लस वाई, ठीक। अब मॉड को सॉल्व कर लीजिए। तो मॉड का मतलब है अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का करेंगे a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab, तो माइनस का
2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर भी सेम भाई, रियल का स्क्वायर तो रियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई हो जाएगा इस बार, ठीक है। फिर यहाँ पे दोनों तरफ ये अंडर रूट हटाएंगे तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2y बचेगा। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 2x इज इक्वल टू 2y, ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू माइनस का x बचेगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में लिखा है, बाई इज इक्वल टू mx फॉर्म में लिखा है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जहाँ पर m क्या होता है, m हमारे पास स्लोप होता है, m क्या होता है स्लोप। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ रही है, m इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो स्लोप हमारे पास -1 होगा। और जब भी बाई इज इक्वल टू mx टाइप से लिखा होता है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास होता है। कहाँ से पास होती है लाइन, ओरिजिन से पास होती है, ठीक है। अगर ये हमारे पास बाई इज इक्वल टू mx प्लस सी लिखा है तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये सी इंटरसेप्ट यानी कि सी पॉइंट से पास होगी, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, क्लास 11th में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ये ओरिजिन से पास हो रहा है और -1 इसका क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में अलाइन थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप -1, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ साइन x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर रियल देन क्यू की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो साइन a प्लस बी वाली आइडेंटिटी लगा दीजिए, तो साइन ए कॉस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस आइटा वाई प्लस कॉस एक्स साइन आइटा वाई, ठीक, इज इक्वल टू क्या होगा p प्लस आइटा क्यू। फिर कॉस आइटा वाई यहाँ पर i जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाता है कॉस हाइपरबोलिक बाई, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक बाई प्लस, फिर एक और प्रॉपर्टी होती है हाइपरबोलिक फंक्शन की, अगर ये साइन आइटा बाई लिखा है तो i जब बाहर आएगा साइन के साथ तो ये आइटा साइन हाइपरबोलिक में कन्वर्ट होता है, साइन हाइपरबोलिक बाई। तो ये पहले बीएससी के अंदर फर्स्ट ईयर में चलती थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बुक, बट अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाली बुक हटा दी गई है, तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन वहीं पे होते थे, तो अब आपको ये बीएससी के अंदर नहीं देखने को मिलेंगे, बट ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आइटा इसका बाहर आ जाएगा, तो ये क्या बचेगा कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। अब ये q की वैल्यू पूछ रहा है, तो q क्या है, इज इक्वल टू पी प्लस आई क्यू। तो इसका इमेजिनरी पार्ट q है, तो इसमें LHS में इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक बाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इन एन आर्गेंट प्लेन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो रेडियस की बात करें तो अगर जनरल फॉर्म देखें तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर होता है, जहाँ पर ये जेड नॉट हमारे पास सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर का फिक्स होता है, और ये आर को हम यहाँ पर रेडियस बोलते हैं। तो किसी भी इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में लिख लें तो वहाँ पर सिंपली आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, z माइनस ये हो जाएगा हमारे पास 8 आइटा माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर रेडियस की बात किया जाए यहाँ पर तो रेडियस कितना हो जाएगा, सिंपली RHS में जो लिखा है ये रेडियस हो जाएगा, और सेंटर का एफिक्स पूछा जाए तो सेंटर का एफिक्स हो जाएगा -7 प्लस 8 आइटा, तो रेडियस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, द पोलर फॉर्म ऑफ द प्योरली इमेजिनरी नंबर। प्योरली इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है रियल पार्ट 0, रियल पार्ट 0 का मतलब है 0 प्लस आइटा वाई, ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो इसकी पोलर फॉर्म कैसे लेंगे, पहले r की वैल्यू निकाल लो, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये सिंपली बाई ही बचेगा, ठीक। अगर थीटा की बात की जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स।
तो tan इनवर्स बाई अपॉन एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी जो आएगी, और ये π/2 पे वैल्यू देता है, तो ये π/2 हो जाएगा। ठीक, तो अगर बात किया जाए पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म r की वैल्यू आ रही है बाई, ठीक है, बाई e की पावर i π/2, ये हमारे पास होगी। तो r की जगह बाई यहाँ पर होगा सारे ऑप्शंस में, एक्सपोनेंशियल i π/2, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो आपको पता है अगर हमारे पास एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल की वर्टिसेस क्या है हमारे पास, ये Z1 है, ये Z2 है, और ये हमारे पास Z3 है। तो इसके बीचों बीच में जो ये सेंटर आता है इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। इसके कोऑर्डिनेट C लिख लीजिए, तो ये C या फिर Z बोल लीजिए, C इक्वल टू Z इक्वल टू क्या आएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3 है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर मिड पॉइंट फार्मूला पूछ दिया जाए, सपोज दैट हमारे पास एक ये लाइन है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अगर ये Z1 है और ये Z2 है, ठीक है, तो इस Z के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मिड पॉइंट फार्मूला, तो मिड पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 अपॉन 2। ठीक, तो सेंट्रॉइड की बात की जा रही है तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अपॉन 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल हु सेंटर C इज गिवन एज, तो आपको पता है Z माइनस Z0 यहाँ पर C ले रखा है, तो इज इक्वल टू R, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो Z माइनस C इज इक्वल टू R, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हु सेंटर इज C, तो Z माइनस C हो जाएगा, एंड द पॉइंट PZ लाइज इन साइड द सर्कल। अब ये बोला इनसाइड द सर्कल है ये पॉइंट, ये हमारे पास सेंटर हो गया। ठीक है, ये C है, और ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है इस सर्कल के अंदर। ठीक है, तो सर्कल के अंदर अगर लाई कर रहा है कोई भी पॉइंट, तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये होती है लेस देन R। ठीक है, लेस देन R। अगर आउटसाइड द सर्कल हो तो Z माइनस C ग्रेटर देन R। अगर ऑन द सर्कल की बात किया जाए तो Z माइनस C इज इक्वल टू R। तो ये किसके लिए होता है, इनसाइड के लिए, ये आउटसाइड के लिए, और ये ऑन द सर्कल के लिए। ठीक, ये आउट के लिए होता है, ये इन के लिए होता है, ये ऑन के लिए। तो ये 3 इक्वेशंस होती हैं। तो यहाँ पर इनके लिए पूछा गया है, तो Z माइनस 3 लेस देन R। ठीक, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज जो 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिलती रहे। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट की वीडियो होगी, नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट 2 के वीडियो लेकर के आएंगे, जिसके अंदर और 20 MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के डिस्कस करेंगे। तो इसी तरीके से ये टॉप 20 MCQ सीरीज आपके लिए चलती रहेगी, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फिर इसके बाद मैट्रिक स्पेस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और फिर इसके बाद ऑपरेशन रिसर्च के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को सारे वीडियोज़ देखने हैं, ठीक है, टॉप 20 MCQ सीरीज टॉपिक वाइज पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, अगर आप MJPRU यूनिवर्सिटी से हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और आप लोग हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।